हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के पेपर्स में आए हुए हैं। और आए क्या हुए हैं तो आप यहाँ पर ये देख ही सकते हैं कि कौन से पेपर की हम बात करने वाले हैं। ओके, सारा का सारा डेटा आपको दिख रहा है। और चलिए हम क्वेश्चंस को बिना देर किए डिस्कस करते हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख पा रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर देखेंगे। क्वेश्चंस को समझने का आपका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्कैन कर पाएंगे। बस थोड़ा बहुत तो बेनिफिट ज़रूर होगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। ओके, अगर आप एसएससी जेईई के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये यहाँ से इस वीडियो से भी पता चल जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, आपसे डील हो पाएंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर वो आ गया तो आगे क्या तरीका रहेगा क्वेश्चंस के आने का, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो फिर बिना देर के हम स्टार्ट करते अपने वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त। A saturated soil sample has a dry unit weight this 18,000 न्यूटन पर मीटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख पा रहे हैं 2.65 एंड द यूनिट वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर को डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। वाटर कंटेंट से पूछा गया, ड्राई यूनिट वेट आपको दे रखा है। ओके, गामा डी आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे दोस्त आपको एक सिंपल फार्मूला पता होगा, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड सोइल दे रखी है। इसका मतलब क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर 100% है। और यहाँ पे आपको जी भी दे रखा है, जी की वैल्यू 2.65 दे रखी है। और डब्लू की भी बात दे रखी है ना, डब्लू नहीं बल्कि यहाँ पे गामा डब्लू दे रखा है 98.0। तो यहाँ से हमें वाटर कंटेंट पूछा है मेरे दोस्त। वाटर कंटेंट आप समझ सकते हैं ना कि आपका फार्मूला क्या होता है, IC बराबर W इंटू जी होता है। तो अगर आपको E पता चल जाएगा तो आप W बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और E पता करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो E का भी फार्मूला आप देख लीजिए। E इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, गामा डी। ओके, 1 सेकेंड। तो इसके लिए आपको पहले तो ये देखना गामा डी का फार्मूला क्या होता है, जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई। ठीक है, अब आपको यहाँ से E कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा जी इंटू गामा डब्लू अपान गामा डी और -1। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो जी की वैल्यू आप पुट करेंगे 2.65 इंटू गामा डब्लू की वैल्यू 9810 अपान, यहाँ से आप पुट करेंगे गामा डी की वैल्यू 18,000। ओके, 18,000 और -1 करेंगे तो यहाँ से आई होप आपको ई की कुछ वैल्यू मिल पाएगी। तो जो भी वैल्यू ई की है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ई की वैल्यू यहाँ पे मिली है 0.444। तो IC बराबर W इंटू जी लगाइए, तो IC की वैल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू वो तो है ही 1, और E की वैल्यू 0.444 और W बराबर W इंटू जी। तो W को आप यहीं रखिए, G को आप नीचे लाइए 2.65। अब आप इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको W की वैल्यू कुछ मिल पाएगी। आई होप W की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.17 या 17% जो भी वैल्यू मिलेगी वो है W की। तो 0.17 ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन द सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस द पोरोसिटी। वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होती है, पोरोसिटी को डिफाइन करती है। ओके, तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, BV upon V, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, आप यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर गलत, वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ द एयर ये भी गलत है, ये भी गलत है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, ऊपर वाला भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, BV upon BS गलत, BV upon BS होता है वॉइड रेशियो। पोरोसिटी की बात करिए BV upon B बोलेंगे। स्पेशल पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेडेड कोर्स सॉइल के लिए, कोर्स सॉइल हैविंग द परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन साइज व्हेन द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द प्रिज्मोइडल अरे
ई मिनिमम होता है। अगर प्रिमोर्डियल एयर जो है अरे की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ई की वैल्यू 35% होती है और एन की वैल्यू, एन क्या होता है भाई, एन अपना होता है वही पोरोसिटी, ये होता है बर्ड रेशियो। एन की वैल्यू 25.9% के आसपास होनी चाहिए। क्यूबिक अरे की जब बात करते तो वहाँ पे ई की वैल्यू 91% और एन की वैल्यू पोरोसिटी की वैल्यू जो है कि वो होनी चाहिए 47.6%। बर्ड रेशियो इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द पोरोसिटी बिकॉज पोरोसिटी इज डिफाइंड द विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, बट बर्ड रेशियो क्या बताता है, वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स बताता है रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्योंकि टोटल वॉल्यूम की जब बात होती है वहाँ पे वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होता है ना, बट कि हम केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी मिल पाती है। वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी इज लेस देन द वॉल्यूम लेस देन द बर्ड रेशियो ऑफ द सेम सॉइल सैंपल। क्यों? क्योंकि अगर आप बी वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स को जब आप डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम बहुत कुछ, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ कम मिलेगी। जब हम बर्ड रेशियो निकालते हैं BB/BS करते हैं ना, तो जब हम वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स को BS से डिवाइड करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेस देन द टोटल वॉल्यूम, जब आप इससे डिवाइड करें तो ई की वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ई होता है, ई होता है ऑलवेज ग्रेटर देन द पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड गामा सबमर्ज्ड वेट की जब हम बात करते हैं, सबमर्ज्ड वेट W सबमर्ज्ड अपॉन द पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गामा सबमर्ज्ड बोलेंगे ना। तो गामा सबमर्ज्ड ऑप्शन या फिर गामा सबमर्ज्ड होता है ना, तो गामा सबमर्ज्ड को हम बोलते हैं इंटू T से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ये भी बोलते हैं बायंट यूनिट वेट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सैचुरेटेड मिलेगा, ड्राई यूनिट वेट मिलेगा, वेट यूनिट वेट मिलेगा, बट इस सबमर्ज्ड को हम बायंट भी बोलते हैं। क्योंकि बायंट फोर्स जब आप देखेंगे तो गामा इंटू T करेंगे या गामा इंटू H करेंगे तो बायंट फोर्स वहाँ से कैलकुलेट होता है, तो इसको हम सबमर्ज्ड को बायंट भी बोलते हैं। क्योंकि डूबा हुआ होता है, जब डूबी हुई चीज़ों में बायंसी फोर्स काम करता है। क्योंकि सबमर्ज्ड बॉडी वाली कंडीशन आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन 6 है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट इज। मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है जो लेबोरेटरी में किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडिएशन मेथड। ओके, रेडिएशन मेथड, सेंट बाथ मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, या फिर आपको एक और मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना भाई, जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है फॉर द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वो क्वेश्चन है अपना, सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5 द बॉडी रेशियो ऑफ द 0.75 वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेटेड सॉइल एट द बॉडी रेशियो इज। तो देखिए इसमें आपको बॉडी रेशियो पूछा गया है, तो आप फार्मूला यहाँ पे सिंपली लगाइए, IC बराबर W/G। IC बराबर W/G जब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आई होप आपको इस तरह के फार्मूले को अप्लाई करने का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका है। बहुत से पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा भाई B। आप इसकी वैल्यू पुट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द एयर एंड वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर वाटर एंड द सॉलिड्स इन द सॉइल मास आर गिवन इन द टेबल। आप टेबल में देख सकते हैं एयर वाटर सॉलिड्स का वॉल्यूम दे सकते हैं, वेट दे सकते हैं, और आपको ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं S1 S2 S3 S4 के टर्म में। तो आप इन सभी पॉइंट्स को बारी बारी से वाटर कंटेंट, बॉडी रेशियो और सैचुरेटेड यूनिट वेट, आप इन चारों ऑप्शंस को, चारों चीज़ों को क्लिक करिए। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर है और वाटर है। ओके, आप यहाँ पर एयर है, ठीक है, और वाटर है और सॉलिड्स है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ना कि एयर है, वाटर है, सॉलिड है, तो इसका मतलब भाई क्या है? तो इसका मतलब क्या है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही। तो इस तरह से आप बारी बारी से एक एक चीज़ को जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, वो है ऑप्शन D। S1 मिलेगा, S2 और S4 भी, S1 S3 S4 इस चारों पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, आप दी फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन द लेबोरेटरी। तो कौन सा मेथड होता है जो लेबोरेटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है? वो है पिक्नोमीटर मेथड। और चारों ऑप्शन, ये दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, सेंट बाथ मेथड, रेडिएशन मेथड, ये तो होते हैं। अभी हम ऊपर देख चुके हैं टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा हाइड्रोमीटर एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बॉडी रेशियो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बॉडी रेशियो इज द रेशियो ऑफ BB/BS। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मिलेगा ऑप्शन D, यहाँ पे करेक्ट है। और आप ऊपर वाला देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स टू द
टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास, तो आप जानते हैं ना टोटल वॉल्यूम जो होता है, ये आप जानते हैं ना कि ये भाई कौन सा होता है, पोरोसिटी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सोइल इज क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप्स। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के बेस पे सोइल को 18 ग्रुप्स, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। टफनेस इंडेक्स ऑफ द सोइल इज द रेशियो ऑफ आई टी इक्वल टू द, आप जानते होंगे ना, आई टी इक्वल टू होता है आई पी अपन आई एफ। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन फ्लो इंडेक्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, लिक्विडिटी, और यहाँ पर लिक्विडिटी श्रिंकेज की बात है। यहाँ पर फ्लो इंडेक्स की किसी में ऊपर के 3 ऑप्शन में बात ही नहीं की गई। तो प्लस इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, जिसमें फ्लो इंडेक्स होता है उसमें टफनेस इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। टफनेस इंडेक्स आप देख सकते हैं, इट इंडिकेट द लॉस ऑफ सीयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल एट द प्लास्टिक लिमिट। जो मॉइस्चर कंटेंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट में इंक्रीमेंट, ठीक है, ये मॉइस्चर कंटेंट है, इसमें इंक्रीमेंट की वजह से सीयर स्ट्रेंथ में कितना लॉस हुआ है, इसके बारे में बताता है टफनेस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप देख सकते हैं वाटर कंटेंट एट विच द सोइल चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द प्लास्टिक स्टेट। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये डायग्राम आप कुछ इस तरह से पढ़े होंगे भाई। अटरबर्ग लिमिट्स होता है ना, कंसिस्टेंसी लिमिट्स में आप देख सकते हैं अज्यूम द सोइल, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे सेमी सॉलिड, इसके बाद प्लास्टिक, उसका लिक्विड, ये लिक्विड है, यहाँ पे प्लास्टिक, इसके बीच में जब जो चीज़ चेंज होती है तो इस लिमिट को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बोलते हैं लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक नहीं भाई, इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। जब प्लास्टिक से सेमी सॉलिड के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं ना प्लास्टिक लिमिट। जब लिक्विड से प्लास्टिक सोइल फ्रॉम द लिक्विड स्टेट एट अ प्लास्टिक स्टेट, तो यहाँ पर जो चीज़ होगी ना वो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, लिक्विड लिमिट। ओके, तो लिक्विड लिमिट में आप कुछ पढ़ सकते हैं। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, जो वह मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ से सोइल में फ्लो होने की टेंडेंसी मिल जाती है। ऑल सोइल एट द लिक्विड लिमिट हैव द सिमिलर स्ट्रेंथ, सभी सोइल में लिक्विड, सभी सोइल जब लिक्विड लिमिट में आती हैं तो उनकी स्ट्रेंथ सिमिलर होती है, निग्लेजिबल होती है। निग्लेजिबल तो नहीं, कतई जीरो नहीं कह सकते, बल्कि वहाँ पर स्ट्रेंथ होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाउंड आउट बाई 2 टूल्स, तो इसको हम 2 टूल्स के थ्रू फाउंड कर सकते हैं लिक्विड लिमिट को, वो है कैसाग्रांडे टूल और दूसरा कोन पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाटर कंटेंट एट विच 25 बिलो क्लोज टू द 2 mm ग्रुप एंड कट इन द सोइल सैंपल प्लेस्ड इन द कैसाग्रांडेज बाउल इज कॉल्ड द लिक्विड लिमिट। देखो कैसाग्रांडे का बाउल होता है, ठीक है, उसमें हम 25 बिलोज में एक हम ग्रुप से 2 mm का ग्रुप होता है ना, एक कैसाग्रांडे बाउल होता है, उसमें हम सोयल सैंपल को रखते हैं और हम एक ग्रुप होता है 2 mm का, ठीक है, उसके थ्रू हम उसमें कट मारते हैं और 25 बिलो यहाँ पर हम उसको चलाते हैं मशीन को, और 25 बिलो में अगर वो वहाँ पे आ जाता है तो उस वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे भाई लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह से आप श्रिंकेज लिमिट देख सकते हैं। श्रिंकेज लिमिट को मैं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पढ़ना चाहिए, इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। श्रिंकेज लिमिट में सोइल कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं आर द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट डज नॉट काज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोइल सैंपल। कि इसके ये वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके आगे अगर हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो उसमें रिडक्शन नहीं होता है, वाटर कंटेंट में रिडक्शन नहीं होता है, या फिर कह सकते हो वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ से हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज कर लीजिए, वॉल्यूम डिक्रीज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आएगी, तो ऐसी लिमिट को हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द सीप फॉर फाइंडिंग द लिक्विड लिमिट। अगर लिक्विड लिमिट को हम फाइंड कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में सीप का डायमीटर क्या होना चाहिए, 125 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 250 माइक्रोन या फिर 375 माइक्रोन। तो इस सिचुएशन में जो भी सीप का साइज होता है वो होता है 425 माइक्रोन। ऑप्शन बी करेक्ट है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सॉइल का नाम नहीं दिया है, पूछा है कि सॉइल कैन बी अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी सॉइल अचीव करती है प्लास्टिक स्टेट ऑफ द कंसिस्टेंसी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा भाई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, सिल्ट, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, क्ले। तो यहाँ पर होगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कैन नॉट अचीव, कभी भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल नहीं अचीव कर सकती है प्लास्टिक स्टेट ऑफ द कंसिस्टेंसी के प्लास्टिक स्टेट को कभी नहीं अचीव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the unified soil classification system was originally developed by unified classification system
ओरिजिनली डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अटरबर्ग के द्वारा डेवलप किया था, कैसाग्रांडे के द्वारा डेवलप किया गया था, या फिर टरजागी के द्वारा डेवलप किया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम ये जो डेवलप किया गया था एक कैसाग्रांडे थे, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स इज नोन एज। जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं टफनेस इंडेक्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और लिक्विडिटी इंडेक्स से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी लिक्विडिटी इंडेक्स होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है, ये आप जानती होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारी जो है इंडेक्स यहाँ पर दे रखी हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और उनको जहन में बैठा लीजिए। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिल सकता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद द वाटर कंटेंट टू दैट इन द ड्राई स्टेट इज नोन एज। कोफिशिएंट ऑफ थिक्सोट्रॉपी, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ द हार्डनेस, तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट corresponding to the smallest water content at which soil is still in the liquid state. कंसिस्टेंसी लिमिट corresponding to the smallest water content to which soil is still in the liquid state, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे लिक्विड लिमिट। भाई मिनिमम वाटर कंटेंट इसमें सॉइल लिक्विड स्टेट में होता है, हिंदी में समझिए आप इसे। आप इससे रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। फ्लो इंडेक्स दोबारा पूछ आ गया, देखिए फ्लो इंडेक्स को हम कुछ ये बोलते हैं ना, फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ। भाई जो सॉइल ज़्यादा फ्लो होगी उसमें शियर स्ट्रेंथ होगी ही नहीं, शियर स्ट्रेंथ अगर होती तो वो सॉइल रुकती, ओके, फ्लो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू द लेबोरेटरी sieve analysis using the complete set of the standard sieves IS sieves out of the 3 kg of the soil used in the test और 1200 ग्राम was retained on the IS 600 micron sieve और 1500 ग्राम retained on the IS 500 micron sieve and remaining is 300 ग्राम was retained on the IS 425 micron sieve। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल इज, तो देखिए आपको सारा डेटा दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना 600, 500 और 425 माइक्रोन की सीप, इसमें इतना कंटेंट रिटेन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे परसेंट ऑफ रिटेन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आप इस सीप पे परसेंट ऑफ रिटेन निकाल सकते हैं और क्यूमुलेटिव आप यहाँ पे निकालिए, क्यूमुलेटिव निकालिए, इसको निकालिए, फिर नीचे वाले जोड़िए, फिर उसके बाद तो इस तरह से फाइनल निकालिए, ठीक है। फाइनल परसेंट आप निकाल सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला होता है CU इक्वल टू द D60/D10, D60/D10। तो D60 की वैल्यू आप देखेंगे 60% जहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, 60% पास हो रहा है 600 माइक्रोन की सीप से, और 10% की बात करेंगे तो 500 माइक्रोन, तो 600/500 करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे एक बच्चे का 5 दूना 10, तो 1.2 यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। CU की वैल्यू 1.2 मिलेगी, ओके। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार आप इधर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इन दोनों को आप रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, और इस टाइप में और भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप ढूंढिए और उनको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कभी भी ना छोड़ सकें किसी भी हाल में भी। द स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन द सॉइल मास, डन ऑन द सॉइल द मास ऑफ द हैमर एंड द ड्रॉप ऑफ द हैमर आर। तो देखिए स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल पे, तो मास ऑफ द हैमर एंड द ड्रॉप हैमर आर। तो देखिए जो हैमर जो हम स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हैमर का मास होता है, और जो ड्रॉप हैमर जो टेस्ट करते हैं उस सिचुएशन में दोनों का वेट क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 260 kg एंड दिस, ओके, मास ऑफ द हैमर एंड द ड्रॉप, ओके। आप बात को थोड़ा इस तरह से समझिए, स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो ये हैमर जो यूज होता है ना, तो हैमर का हमें वेट बताना है या मास बताना है, और कितनी हाइट से गिराया जाता है वो ड्रॉप, उसको बोलते हैं, कितनी हाइट से गिराया जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉप। तो वो चीज़ बतानी है यहाँ पर, ओके। तो स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कंपैक्शन टेस्ट। तो कंपैक्शन टेस्ट भाई कितने होते हैं,
कंपैक्शन करने के लिए हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट, एक होता है प्रोक्टर टेस्ट, एक होता है लाइट कंपैक्शन टेस्ट। और आप यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट की जो आप बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं 3, नंबर ऑफ बिलोज होते हैं 25, हाइट ऑफ द फ्री फॉल होती है 12 इंच, और वेट ऑफ द हैमर होता है 2.5 किलो 2.495। ओके, और कंपैक्शन एफर्ट होता है 594.29। और आप यहाँ से देख सकते हैं 2.5 किलो को 249 तो 260 आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जो इंच है वो है कितनी इंच, 12 इंच। 12 इंच का मतलब क्या होता है भाई, 12 इंच का मतलब होता है 12 इंच, 1 इंच में 2.5 mm, तो इसका मतलब 300 mm। तो 300 mm के आसपास का इलाका जो भाई, ठीक है। तो आपको 310 यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको यही ऑप्शन ए क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द सॉइल इज मैक्सिमम एंगल विद द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मैक्स। जो आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास, ठीक है, जो सॉइल मास की जो आउटर फेस होती है, ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे दोस्त इस सॉइल मास की जो आउटर फेस होती है, तो यहाँ से जो भी एंगल बनता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल, इट्स मॉइस्चर कंटेंट एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे ये देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना, विद द हॉरिजॉन्टल विद द वर्टिकल एंड वेरीज, एंगल ऑफ रिपोज के वेरिएशन की यहाँ पर बात चल रही है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन द केस ऑफ बिशॉप्स, या फिर बिशॉप्स सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ द सिलिका। तो विच सेंटेंस, तो ठीक है, सेंटेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट डिसरिगार्डेड द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द इंडिविजुअल स्लाइसेस, ठीक है। तो आप पर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ए। तो BMS कंसीडर्स द इंटरस्लाइस नॉर्मल फोर्स बट नेग्लेक्ट्स द इंटरस्लाइस शियर फोर्सेस। इसने इंटरस्लाइस नॉर्मल फोर्सेस को लिया है, कंसीडर किया है, बट इसने शियर फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया है। इट सेटिस्फाई द वर्टिकल इक्विलिब्रियम फोर्सेस फॉर द ईच स्लाइस एंड ओवरऑल मोमेंट इक्विलिब्रियम अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रायल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज द स्लोप फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आप स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, हाइड्रोमीटर टेस्ट, प्रोक्टर टेस्ट, बेन शियर टेस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप एक एक करके, बेन शियर टेस्ट जो होता है भाई, बेन शियर टेस्ट होता है, ये होता है किसके लिए, इस शियर स्ट्रेंथ के लिए बेन शियर टेस्ट होता है। प्रोक्टर टेस्ट होता है कंपैक्शन के लिए, और हाइड्रोमीटर टेस्ट होता है ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए, और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है किसके लिए, बियरिंग कैपेसिटी के लिए। यहाँ से आप सारे ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ पर देखिए कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और प्रोक्टर टेस्ट को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। प्रोक्टर टेस्ट को अच्छी तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बेन शियर टेस्ट को अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप बेन शियर टेस्ट के थ्रू हम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले ये होते हैं। टॉप और बॉटम की बात करते हैं, और केवल वन एंड शियर द सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ें देखनी होगी कि इसमें कौन कौन से करेक्शन, ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर होता है, डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर हो। तो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर का फार्मूला कुछ ये होता है, और डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर का फार्मूला आप कुछ ये नीचे जाकर के ये देखेंगे, n2 = 15 + 1/2 n = -15। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयर्ड विद ओपन कैशंस एंड द फ्लोटिंग कैशंस, जब हम ओपन कैशंस और फ्लोटिंग कैशंस की जब हम कंपेयरिंग करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, हैव ए हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, हैव ए स्लो एंड द इनकन्वीनियंट इंस्टॉलेशन, आर लेस एक्सपेंसिव। तो देखिए, ओपन कैशंस की बात करेंगे और फ्लोटिंग कैशंस की बात करेंगे। कैशंस क्या होते हैं, कैशंस इज द बॉक्स, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव होते हैं यार, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो आई होप आपने यहाँ पर क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, क्वेश्चंस को डिस्कस किया होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले हैं। नीचे जाकर के आप देख सकते हैं
प्रोक्टर टेस्ट, बेंच ईयर टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कम्पिटेटिव एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ईएससी में और गेट में भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए जो आप चाहते हैं। आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस चाहते हैं फिर और आप कुछ भी चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं या किसी टॉपिक पर डिटेल्ड सोल्यूशन चाहते हैं, फिर आप कोई भी डेरिवेशन चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप बोल सकते हैं। फिर आप कुछ और भी रिक्वायरमेंट करेंगे उसके वही फुलफ़िल किया जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।